हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की होम साइंस का 20th चैप्टर, जिसका नाम है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम कुछ की टर्म्स को पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स को समझेंगे कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है। ठीक है, इन वर्ड्स की डेफिनेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में कि इस वर्ड से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता की, कि उपभोक्ता क्या होता है। देखो, जो भी वस्तु और सेवा बाजार में, मार्केट में अवेलेबल होती है, उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, मतलब जो भी वस्तुएं हैं बाजार में या जो भी सेवाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं बाजार में, उन सबको जो खरीदता है अपने यूज़ के लिए या अपनी फैमिली के यूज़ के लिए, वही उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने पेन खरीदा अपने यूज़ के लिए, लिखने के लिए, तो आप क्या हो? उपभोक्ता हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड है उपभोक्ता उत्पाद। देखो, ऐसे सारे प्रोडक्ट, ऐसी सारी सेवाएं जो उपभोक्ता अपने प्रयोग के लिए या अपनी फैमिली के प्रयोग के लिए खरीदता है, उसको उपभोक्ता उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है उपभोक्ता व्यवहार। ये क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो उस खरीदारी पे हमारे बिहेवियर का, हमारी रुचियों का बहुत असर पड़ता है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो अपने बिहेवियर के हिसाब से, अपनी रुचियों के हिसाब से, अपने सोसाइटी के हिसाब से खरीदते हैं। तो इसी को उपभोक्ता व्यवहार कहा जाता है कि कौन कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो उपभोक्ता को खरीदने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, क्या इंटरेस्ट है उपभोक्ता का, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद है उपभोक्ता फोरम। देखो, ये जो फोरम होते हैं ना, ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे उपभोक्ता प्रोडक्ट की और सर्विसेज की हानि और लाभ के बारे में समझता है। ठीक है, वहाँ पे जाके चर्चा करता है कि कोई अगर वस्तु है तो उसकी क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। अगर किसी प्रोडक्ट से उपभोक्ता को कोई हानि पहुँच रही है तो उपभोक्ता उसके बारे में शिकायत भी उपभोक्ता फोरम में कर सकता है, जिसको हम कंज्यूमर फोरम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है उपभोक्ता आगमन संख्या। देखो, कोई भी दुकान हो, मॉल हो, उस जगह पे जितने भी उपभोक्ता आते हैं डेली, उनको हम उपभोक्ता आगमन संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिस भी देश में उपभोक्ता ज़्यादा होंगे, ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, खाने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, उन कंट्री के दुकानों में, मॉल में उपभोक्ता आगमन संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप ये सारे जो शब्द हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद है कि जब भी कोई उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवा खरीदने जाता है तो उसकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि उसको जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसके बारे में उचित जानकारी मिले। ठीक है, जो भी दुकानदार है उसको अच्छे से सब कुछ बताए, उसको सब कुछ पता हो, ऐसा उपभोक्ता चाहता है। प्रमाणिक असली वस्तुएं और सेवाएं, वो चाहता है कि हमेशा उसको असली वस्तुएं मिले, असली सेवाएं मिले, कोई भी नकली वस्तु, लो क्वालिटी की वस्तु न मिले। ठीक है, गुणवत्तापूर्वक उत्पाद, यानी कि उसको अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मिले, वो ऐसा चाहता है। ठीक है, फिर है उत्पादों की शुद्धता। वो ये चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीदे वो प्योर हो, उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। बिक्री में नैतिकता। देखो, जब भी कोई कस्टमर दुकान पे जाता है तो वो सोचता है कि जो दुकानदार है वो उससे अच्छे से बात करे, उसका बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, तो ये भी उम्मीद रहती है उपभोक्ता की। सही वजन और माप। उपभोक्ता चाहता है कि जो भी सामान वो खरीद रहा है उसका वजन सही से हो। फिर है उचित कीमत। उपभोक्ता ये भी चाहता है कि जो भी सामान वो खरीद रहा है उसको वो उचित कीमत पे मिल जाए, मतलब क्वालिटी भी अच्छी हो और कीमत भी उचित हो, ज़्यादा कीमत ना हो। ठीक है, तो ये कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं जो कि उपभोक्ता रखता है जब वो कोई भी वस्तु या सेवा खरीदने जाता है। इसके बाद है उपभोक्ताओं द्वारा झेले जाने वाली समस्याएं। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कस्टमर फेस करते हैं। तो सबसे पहला है खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं।
कभी कभी ऐसा होता है कि उपभोक्ता को लो क्वालिटी की वस्तुएं पकड़ा दी जाती है, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आता कि कौन सी वस्तु की क्वालिटी कैसी है। मिलावट, कई बार ऐसा भी होता है कि मिलावटी वस्तुएं भी उपभोक्ता को मिल जाती है। अधिक कीमतें, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा कीमत उपभोक्ता को पे करनी पड़ जाती है क्योंकि उपभोक्ता को सही से कोई जानकारी नहीं रहती, ठीक है। उपभोक्ता जानकारी का अभाव, हमेशा अक्सर ये देखा जाता है कि उपभोक्ता के पास प्रॉपर जानकारी का अभाव रहता है जिसका फ़ायदा दुकानदार या मैन्युफैक्चरर उठाते हैं। विनिर्माता द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देना, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी गलत जानकारी भी दे देते हैं उपभोक्ताओं को, ठीक है। वो सही जानकारी नहीं देते कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उपभोक्ताओं को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। फिर है गलत तौल और माप, कभी कभी जो वज़न करने वाली मशीन होती है वो भी गलत होती है दुकानों पे। कभी कभी जो पैकेट होता है उस पे भी वज़न गलत लिखा होता है, ठीक है। फिर है नकली उत्पाद, कभी कभी या कई बार हमने ऐसा देखा है कि नकली प्रोडक्ट भी बाजार में बिकते हैं, ठीक है। देखने में आपको अंतर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, और आप नकली प्रोडक्ट भी खरीद लेते हो। फिर है उपभोक्ता को लुभाने के लिए छूट संबंधी योजनाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है तो दुकानदार क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं या डिस्काउंट देने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सामान खरीद लेते हैं जिसकी वजह से बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उपभोक्ता फेस करते हैं। इसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण ऐसे साधन हैं जो उपभोक्ताओं को स्वयं को प्रतिकूल बाजार बलों से सुरक्षित करने के लिए सशक्त और तैयार करते हैं। देखो, उपभोक्ता शिक्षा के थ्रू आप उपभोक्ता को शिक्षित कर सकते हो ताकि वो अपने आप को खराब बाजार की सिचुएशन से बचा सके, वो अपने आप को नकली प्रोडक्ट से बचा सके, ठीक है। वो अपने आप को, जो चालाक विक्रेता होते हैं, चालाक दुकानदार होते हैं, उनसे बचा सके, ठीक है। इसके अलावा ये जो उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण है, ये उपभोक्ताओं को नियम को समझाने में भी सहायता करते हैं ताकि उपभोक्ता समझ पाए कि कैसे वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, ठीक है, कैसे वो अच्छा प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और अगर किसी दुकानदार ने उपभोक्ता को गलत सामान दे दिया है या उपभोक्ता के साथ खराब बिहेवियर किया है तो कैसे उपभोक्ता अपने आप को उससे बचा सकते हैं, ये भी उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ता को सिखाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृत किया है। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था जिसमें 6 अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, जिसमें से जो 4 अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार और फोर्थ है सुने जाने का अधिकार। और 2 अतिरिक्त अधिकार भी हैं जिसमें पहला है निवारण का अधिकार और दूसरा है शिक्षा का अधिकार। तो कुल मिला के 6 अधिकार हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, ठीक है। ये अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। किसने लाया? भारत सरकार ने लाया। अब इन अधिकारों को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इन अधिकारों में कौन सी बातें कही गई हैं। तो सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार बताता है कि उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए हानिकारक हैं। जो भी प्रोडक्ट उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा रहे हैं उनसे उपभोक्ता अपनी सुरक्षा कर सकता है, ठीक है। उसके पास ये अधिकार है कि वो उनसे सुरक्षित रहे। सूचित किए जाने का अधिकार, अगर उपभोक्ता कोई सूचना चाहता है, वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरर या दुकानदार उसको बताए वो चीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको वो सूचना लेने का अधिकार है। दुकानदार को वो सूचना उसको देनी पड़ेगी। अगर उपभोक्ता किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, उसकी शुद्धता के बारे में जानना चाहता है, उसकी कीमत के बारे में जानना चाहता है, तो मैन्युफैक्चरर को उपभोक्ता को बताना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद है चयन का अधिकार। उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करे, चीज़ों को चुन पाए। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करता है, वो कई दुकानों पे जाके चीज़ों को चुन सकता है। उसके बाद है सुने जाने का अधिकार। उपभोक्ता की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी प्रॉब्लम को बताए और उसकी प्रॉब्लम को सुना जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ही कंज्यूमर फोरम या उपभोक्ता फोरम बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता को ये भी अधिकार है कि उसकी बात तो सुनी ही जाए, साथ ही साथ उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर उपभोक्ता को कोई नुकसान हुआ है तो उसको हर्जाना भी मिलेगा, और ये हर्जाना कौन देगा, मैन्युफैक्चरर देगा या दुकानदार देगा। ठीक है, उसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को शिक्षा लेने का भी अधिकार है कि उसको शिक्षा दी जाए। ठीक है, ताकि वो अपने आप को बचा सके, वो अपने आप को जो चालाक दुकानदार होते हैं उनसे बचा सके। तो ये कुछ अधिकार हैं जो कि उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए हो। उसके बाद है मानकीकरण चिन्ह। देखो, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या है, वो है मानकीकरण चिन्ह। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उन प्रोडक्ट के ऊपर जब ये चिन्ह होते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। तो उपभोक्ताओं को बचाने के लिए मानकीकरण चिन्ह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चिन्ह है ISI मार्क। ये जो चिन्ह है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। पहले भारतीय मानक ब्यूरो का नाम क्या हुआ करता था, भारतीय मानक संस्थान हुआ करता था। बाद में इसका नाम चेंज होके भारतीय मानक ब्यूरो हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत किन किन प्रोडक्ट को ISI मार्क दिया जाता है। देखो, जितनी भी खाने वाली वस्तुएं हैं जैसे सब्जियां, फल, मांस उत्पाद, मसाले, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, अनाज है, कैंडी है, पेय पदार्थ हैं, इन सबको ISI मार्क दिया जाता है। इसके अलावा जो विद्युत उपकरण हैं उनको भी दिया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, पेंट, कागज, इनको भी ISI मार्क दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है एग मार्क। एग मार्क और फल उत्पाद आदेश, ये जो दोनों मार्क हैं ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को दिए जाते हैं। ठीक है, एग मार्क जो है ना वो कृषि उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, और जो ये FPO है ये किनको दिया जाता है, ये फलों सब्जियों को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वुल मार्क। वुल मार्क ऊन को दिया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मार्क है। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो भी कपड़ा है वो प्योर ऊन से बना है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। उसके बाद है सिल्क मार्क। ये भी रेशम की शुद्धता को सुनिश्चित करता है, सिल्क की प्योरिटी को बताता है। हॉलमार्क, हॉलमार्क जो होता है ये ज्वेलरीज को दिया जाता है, जैसे प्लेटिनम, सोना, चांदी, इनसे जो भी ज्वेलरी बनाई जाती है उनको हॉलमार्क दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मार्क्स थे। उसके बाद कुछ NGO भी हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारा पहला जो संगठन है, पहला जो NGO है उसका नाम है वॉइस। ये क्या करता है, ये एक पत्रिका निकालता है, एक मैगजीन निकालता है जिसका नाम है कंज्यूमर वॉइस, और ये इस मैगजीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करता है, उनको एजुकेट करता है। उसके बाद एक संगठन है CERC जो कि अहमदाबाद का है और ये इनसाइट नामक मैगजीन निकालता है। फिर अमेरिका में उपभोक्ता संघ है जो कि कंज्यूमर रिपोर्ट निकालता है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एक उपभोक्ता संघ है जो कि चॉइस नामक मैगजीन निकालता है। इसके बाद है उपभोक्ता के दायित्व, उपभोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि उपभोक्ता का ये दायित्व है कि वे भारत सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों, वैधानिक प्रावधानों के विषय में अपने ज्ञान को अपडेट करे। मतलब उपभोक्ताओं को जो भी सरकार द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं उपभोक्ता के लिए, उनके बारे में उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को अपने सभी
जो लेन देन है वो ईमानदारी से करनी चाहिए, जो भी अपनी पेमेंट्स हैं वो टाइम पे कर देनी चाहिए, अपने सभी बिल को अच्छे से पे कर देना चाहिए। खरीदारी से पहले उपभोक्ताओं को विभिन्न दुकानों या बाज़ारों में जाकर जो भी वहाँ पे वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी ब्रांड, विशेषताओं आदि का पता लगाना चाहिए। ठीक है, विभिन्न दुकानों पे जाके कीमतों की भी तुलना करनी चाहिए कि किस दुकान पे कौन सा प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, दूसरे में कितने में मिल रहा है। इस तरह से जब उपभोक्ता तुलना करते हैं तो वो लास्ट में अच्छी वस्तु का चुनाव कर पाते हैं। उसके बाद देखो, जब खरीदारी करने उपभोक्ता जा रहा है तो उस समय पैकेट पे जो भी जानकारी दी गई है वो अच्छे से उपभोक्ता को पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होने के लिए मानकीकृत चिन्हों को भी देख लेना चाहिए। उपभोक्ता को खरीदारी की रसीद और जो भी उस खरीदारी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से अपने पास संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको उस प्रोडक्ट से कोई दिक्कत हुई, तो आप शिकायत कैसे करोगे जब आपके पास बिल ही नहीं होगा, तो आपके पास रसीद ही नहीं होगी। तो रसीद क्या करती है, आपको आपकी खरीदारी का सबूत देती है कि आपने ये चीज़ या ये सेवा खरीदी थी। ठीक है, फिर है बीमा, क्रेडिट कार्ड, बैंक जमा आदि सेवाओं को खरीदते समय उससे संबंधित सभी नियमों और शर्तों को, दायित्वों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है उसमें जो भी लिखा है तो आपको उनका स्पष्टीकरण करवा लेना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उन लोगों से आपको चीज़ें अच्छे से समझ लेनी चाहिए ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं संगठनों की गतिविधियों, क्रियाकलापों और कार्यों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इन संगठन के सदस्य भी बन पाओ और कल को अगर कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप इन संगठनों से मदद भी ले पाओ। ठीक है, उसके बाद है उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, आप कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन की फील्ड में आना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या कौशल होने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको उपभोक्ता संरक्षण की जो कार्यविधि है उसके बारे में पता होना चाहिए। कैसे उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण करना है, क्या नियम है, क्या कानून है, ये सब तो आपको पता ही होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी कौशल हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। जैसे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, आप अच्छे से सोच समझ के निर्णय लेने वाले होने चाहिए, आप अच्छे लिसनर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप कैसे समझ पाएंगे कि उपभोक्ता को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता जागरूकता के लिए कार्यक्रमों, विज्ञापनों, वार्ताओं आदि को विकसित करने के लिए सृजनात्मक कौशलों की भी आवश्यकता होती है। सृजनात्मक कौशल यानी कि क्रिएटिव स्किल्स, मतलब जैसे कोई विज्ञापन तैयार किया जा रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट तैयार की जा रही है या कोई पोस्टर बनाया जा रहा है, तो अगर आप क्रिएटिव नहीं होगे तो आप पोस्टर वो कैसे बना पाओगे। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके अंदर लेखन कौशल भी होना चाहिए ताकि अगर कोई भी आर्टिकल आपको लिखना है उपभोक्ता की प्रॉब्लम से रिलेटेड तो वो आप लिख पाओ। ठीक है, उपभोक्ताओं और जनता की सहायता करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, आपके अंदर एक विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि आप हेल्प करना चाहते हो, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये तो कुछ स्किल्स थी, कुछ कौशल थे। इसके बाद कुछ शैक्षिक योग्यताएं भी हैं कि आपके पास क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। आपने बीएससी या बीए किया हो होम साइंस में, आपने पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में भी बीएससी या बीए किया हो, गृह प्रबंधन में भी आपने बीएससी और बीए किया हो तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। आपने बीबीए किया हो, बीबीएस किया हो, तभी भी आप इस फील्ड में आ सकते हो। इसके अलावा आपने उपभोक्ता अध्ययन की फील्ड में, उपभोक्ता शिक्षा के क्षेत्र में, उपभोक्ता व्यवहार के क्षेत्र में या बाजार में उपभोक्ता, इन सब के क्षेत्र में अगर कोई पढ़ाई की हो, इन सब के विषय में अगर पढ़ा हो, तभी भी आप इस फील्ड में आ सकते हो। ठीक है,
इसके बाद है कि अगर इस फील्ड में आपके पास स्किल्स भी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हैं, तो आपके लिए स्कोप क्या है, इस फील्ड में आप कहाँ कहाँ करियर बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आप भारतीय मानक ब्यूरो में ही काम कर सकते हो। मतलब ऐसे संस्थाएं जो जो उपभोक्ताओं के लिए काम करते हैं, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करते हैं, उपभोक्ताओं को शिक्षा देते हैं, उन सरकारी संस्थाओं में आप काम कर सकते हो। और आपको पता है कि सरकारी संस्थाओं में बहुत सारे पद होते हैं, प्रबंधक के भी पद होते हैं, टेक्निकल पद भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है उत्पाद परीक्षण, उपभोक्ता जागरूकता निर्मित करने, उपभोक्ता शिक्षण अथवा सशक्तिकरण, उनकी पत्रिका का प्रकाशन आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों में भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आप एनजीओज वगैरह में काम कर सकते हैं, ऐसे एनजीओ जो कि उत्पाद का परीक्षण करते हैं, जो कि उपभोक्ताओं को शिक्षा देते हैं, उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, ठीक है। आप कॉर्पोरेट व्यापारिक संस्थाओं में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप उपभोक्ताओं की शिकायत को सुन सकते हो, उनकी शिकायत का निवारण कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही आप बाजार अनुसंधान संगठनों में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप बाजार की रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, मार्केट की रिसर्च कर सकते हो। आप पता कर सकते हो कि मार्केट में कौन सी चीज़ें बिक रही हैं, उपभोक्ता कौन सी चीज़ें खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आप अपनी निजी उपभोक्ता संगठन भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप अपना खुद का कोई उपभोक्ता संगठन स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप उपभोक्ताओं को शिक्षा दे सकते हो, उनकी पर्सनल लेवल पे हेल्प कर सकते हो। उपभोक्ता परामर्श सेवा और लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भी आप काम कर सकते हो। जैसे हेल्पलाइन नंबर होता है ना, आप वहाँ पे जब फ़ोन करते हो तो कोई पर्सन फ़ोन उठाता है ना, तो उस जो पर्सन है जो फ़ोन उठाता है उसकी तरह भी आप काम कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से आप फ़ोन के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है उपभोक्ता न्यायालय और अन्य वैकल्पिक शिकायत निवारण क्रियाविधियों द्वारा शिकायत निवारण में मार्गदर्शन के लिए स्वयं परामर्शदाता के रूप में भी आप काम कर सकते हो। आप उपभोक्ता को परामर्श दे सकते हो, उसको समझा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, या अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद है दृश्य श्रव्य प्रचार प्रभाग में विषय वस्तु विकासकर्ता के रूप में उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों में भी आप काम कर सकते हो। जैसे जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे पोस्टर बनाने वाली भी तो एक टीम होती है ना, तो उस टीम में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। उपभोक्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भी आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आप प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट को का परीक्षण कर सकते हो। और अगर आपकी लेखन कौशल अच्छा है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, तो आप उपभोक्ता मामलों से रिलेटेड पत्रिकाएं भी लिख सकते हो, ठीक है। आप जर्नलिज्म की फील्ड में भी जा सकते हो। तो ये कुछ स्कोप्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारा चैप्टर पढ़ा। आई होप जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े, आपको सब समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।